bird on a tree. दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर CCYB? 1. बिल्डअप बफर इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी तब बफर बनाते रहिए. रेस्ट्रिक्ट बैंक्स फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग इन टाइम ऑफ एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ, जब क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, अच्छा पैसा रहता है बैंक के पास, तब अननेसेसरी लेंडिंग प्रोसेस ना हो. 3. प्रोटेक्ट बैंक्स इन टाइम ऑफ अ रिसेशन बाय अब्सॉर्बिंग लॉसेस, रिसेशन के वक्त जो भी लॉसेस है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए ताकत मिले. दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स एज पर दिस क्वेश्चन. देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 है ना. 1, 2 एंड 3 तीनों इसके ऑब्जेक्टिव्स है. इकोनॉमिक ग्रोथ के वक्त अपने आप बफर बनाओ भाई. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तब एक्सेस जो क्रेडिट ग्रोथ होता है उसको अपने पास जमा करके रखो. ऑब्वियसली उसके वजह से क्या हो जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव वहां पे कि इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग है, अननेसेसरी पैसा है तो भाई उड़ाओ, है ना, वो रोक लग जाती है. ऑब्वियसली इसके वजह से क्या है कि जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है उसके वजह से मार्केट में डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है ना, वो भी यहां से सेव हो जाता है, बच जाता है. साथ में जब रिसेशन आ जाता है तब बैंक खतरे में आ जाती है और बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं रहता. ये बफर ही उसको सेव कर लेता है और बैलेंस कर लेता है, यानी रिसेशन को भी रोकने का काम ये कर सकता है. तो बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर. दोस्तों न्यूज छोटी सी थी. RBI on 5th April 2022 decided not to activate, है ना, the counter cyclical capital buffer at this point in time as it not required. ऐसा एक छोटी सी न्यूज थी, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है. देख लेते थोड़ा बैकग्राउंड में. इसके लिए गाइडलाइन जो है ये RBI के एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B महापात्रा, जो जुलाई 2014 में बना था और उन्होंने अपने सजेशंस दिए थे. ये किसके आधार पर है, तो ये बासेल 3 के आधार पर है जो दिसंबर 2010 में रिलीज हुआ था. अब इसके आधार पर क्या है, तो ये बासेल 3 रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ द ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड ऑन द बैंक ऑन द कैपिटल एडिक्वेसी एंड लिक्विडिटी, इसके आधार पर है. अब इसमें काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर भी बासेल 3 में एक एडिशनल कुशन करके बनाया है. अब बासेल 3 में यदि देखा जाए तो काउंटर साइक्लिकल बफर कैलकुलेटेड एज अ वेटेड एवरेज ऑफ द बफर, एक एवरेज ऑफ द बफर निकाला जाता है. इट इज इंप्लीमेंटेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ, है ना, टायर 1 कैपिटल जो है, इक्विटी टायर 1 कैपिटल, वो भी इसमें रहता है. आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं, सिंपल सा है कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो बफर इंपोज किया जाए और जब भी इकोनॉमी रिसेशन के मोड में आती है तो बफर रिलीज किया जाए. बड़ा सिंपल सा फंडा यहां पे है. सेकंड क्वेश्चन, सैटेलाइट इंटरनेट 1 सिमिलर टू सैटेलाइट टीवी 2 can use geostationary, medium earth and low earth orbit satellites, and 3 can access in urban areas with a ground receiver infrastructure. देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर इज बी दोस्तों, 1 and 2 ओनली. सैटेलाइट इंटरनेट बिल्कुल सैटेलाइट टीवी जैसा होता है, हर एक के घर में है डिश टीवी, उस टाइप का होता है. यहां पे जियो स्टेशनरी, मीडियम अर्थ एंड लो अर्थ ऑर्बिट तीनों प्रकार के सैटेलाइट्स यूज किए जाते हैं, तीनों ऑर्बिट के, बट इट हैज नो रिलेशंस अर्बन एरियाज में विथ ग्राउंड रिसीवर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं. एक्चुअली इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि रिमोट जो एरियाज है, ये रिमोट एरियाज में इसका काफी कुछ फायदा है, जहां पे रेगुलर नेट केबल्स जो है ना, रेगुलर नेट केबल्स लेट डाउन नहीं रहते, नेट केबल जहां पहुंच नहीं सकते वहां पे सैटेलाइट इंटरनेट पहुंच जाता है. दोस्तों न्यूज में इसलिए प्रोजेक्ट क्यूपियर
लॉन्च बाय amazon.com, है ना। उन्होंने नेक्स्ट 5 इयर्स में प्लान बनाया है कि 83 रॉकेट्स जो है लॉन्च करेंगे, उसका एक कॉन्स्टलेशन तैयार करेंगे कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट क्यूपीआर। सो ऑब्वियसली ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट में रहने वाले हैं, इसलिए कॉन्स्टलेशन लगता है। यदि जियो स्टेशनरी में रहता तो कॉन्स्टलेशन इतने की जरूरत नहीं, जियो स्टेशनरी में सिर्फ 3 सैटेलाइट की जरूरत है, बस तीनों सैटेलाइट की। जहां पे लो अर्थ ऑर्बिट होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट लगते हैं, है ना। अदर सैटेलाइट इंटरनेट कौन कौन से? एलॉन मस्क का स्टारलिंक है, अंबानी का जियो है और भारती एयरटेल का वनवेव, ये सैटेलाइट इंटरनेट अवेलेबल है। डिसएडवांटेज क्या है? स्पीड जो है बहुत कम रहती है, 750 किलोबाइट्स पर सेकंड रहती है। अभी फिलहाल में तो 100 MPBS तक भी आ गए, तो ये एक डिसएडवांटेजेस अभी उतना रहा नहीं है। लेटेंसी का एक इशू है, लेकिन एलियो यदि सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन बनाया जैसे अमेजन बनाना चाहता है, तो लेटेंसी का भी जो गैप है, मतलब बात कर रहे हैं एक वक्त और पिक्चर दिख रहा है दूसरे वक्त, ऐसा जो है ये सब इशू खत्म हो जाता है। इसका मेजर प्रॉब्लम है कि वेदर की वजह से रेनफेड प्रॉब्लम है यहाँ पे। जब वेदर खराब रहता है तो ये सैटेलाइट इंटरनेट वर्क नहीं कर पाता, बिल्कुल हमारा डिश टीवी जैसा कि हमने जब बादल देखते हैं या बारिश आती है तो रुक जाता है, बिल्कुल यही सेम प्रॉब्लम्स जो है इसके है। बिग एडवांटेज क्या है? तो वही रिमोट एरिया में आसानी से लेके जा सकता है जहां पे फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंच नहीं पाते। तो यहाँ पे सिंपल है, ये जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है अपना सिग्नल भेज देता है एक सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट जो है, जो सब्सक्राइबर है उसके पास उसका डिश एंटेना होता है, उसको भेज देता है। डिश एंटेना से जो मॉडेम होता है, मॉडेम के तरफ सैटेलाइट मॉडेम उसके तरफ पहुंच जाता है और उसके बाद उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे चले जाता है। थर्ड क्वेश्चन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वाज बायोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट और जियोलॉजिस्ट, या क्या है? देख लेते हैं। सो आंसर इज डी ऑल 3। भाई चार्ल्स डार्विन बायोलॉजिस्ट भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे और जियोलॉजिस्ट भी थे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आ सकता है। चलो देख लेते न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि डार्विन का नोटबुक जो थे 20 साल पहले गायब हो गया था, मिसिंग हो गया था, अचानक से कैम्ब्रिज में वापस आ गया है ना। नोटबुक विथ फेमस 1837 ट्री ऑफ लाइफ स्केच, ये देखो ट्री ऑफ लाइफ स्केच है, देख रहे हैं आप, ट्री ऑफ लाइफ स्केच वेंट मिसिंग इन 2001, 2001 में गायब हो गया था, जब कैम्ब्रिज ने बोल दिया था कि इसकी फोटोग्राफी नहीं निकाली जाएगी। अब आया तो ऑब्वियसली किसी ने चांस ले लिया। 9 मार्च 2022 को अचानक रिटर्न हो गया विद द मैसेज क्या है? लाइब्रेरियन हैप्पी ईस्टर एक्स, है ना। तो लेके जाने वाला बंदा भी जीना है नूंगा भाई, और उसने इसीलिए वापस ला के दिया। अब डार्विन ने ये जो नोटबुक है, ये जस्ट अपना जो होवेज था उनका HMS बिगल में, वो रिटर्न वापस आने के बाद उन्होंने ये लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोटबुक है ऑन द हिज थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये लिखते हो कि ये बड़ा काम का था। नोटबुक में जो था उसमें एक रेडिकल थ्योरी जो है इसका लिंक था, इसका पहला एलिमेंट था, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन, which country is not part of साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट? साहेल रीजन की कौन सी कंट्री नहीं है भाई? नाइजर, नाइजीरिया, लीबिया या मैरिटानिया? आंसर इज सी, लीबिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ साहेल रीजन। ये क्या है? इट्स अ इको क्लाइमेटिक एंड बायोजियोग्राफिक रीजन है। ये इको क्लाइमेटिक और बायोजियोग्राफिक रीजन है। ये रीजन ऑफ ट्रांजिशन है, जो सहारा का डेजर्ट जो है नॉर्थ में, वहां से सूडान का सवाना, ये दोनों के बीच में है। इट्स अ सेमी एरिड क्लाइमेट है, सेमी एरिड क्लाइमेट है जो
नदन अफ्रीका और अटलांटिक ओशियन और रेड सी इसके बीच में ये है। यहाँ से देखिए ये यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ पे एंड हो जाता है उसका। यहाँ पे ये सहारा डेजर्ट एरिया है और नीचे में जो है ये सवाना ग्रासलैंड एरिया है। उसके बीच का ये जो पट्टा है इस कॉल्ड एज अ साहेल रीजन। यहाँ पे मॉरिटाना, सेनेगल, बाली, है ना, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, चाड, सूडान, ये जो एरियाज है ये कंट्रीज इसमें आती है। न्यूज में इसलिए दोस्तों, वेस्ट अफ्रीका फेसेस वर्स्ट फूड क्राइसिस इन अ डिकेड। बहुत ही बुरे हाल है ये एरिया में, जस्ट बिकॉज ऑफ द मल्टीपल इश्यूज, है ना, मल्टीपल इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल सिविल वॉर और ये सब डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, डॉफ है, फ्लड है और वॉर इन यूक्रेन। तो ऑब्वियसली यहां का जो फूड क्राइसिस है ये दोनों है, नेचुरल फूड क्राइसिस, नेचुरल, और दूसरा है आर्टिफिशियल मैन मेड, दोनों है इसमें। Numbers needing emergency food assistance has nearly quadrupled from 7 million in 2015 to 27 million in 2022 और आने वाले दिनों में यदि रोका नहीं गया तो 38 मिलियन तक हो सकता है। तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी साहेल रीजन की कंट्रीज को साफ कर रही है भाई फूड क्राइसिस, बड़ा डेंजर सिचुएशन में, है ना। देखो ये डॉफ और फ्लड कंडीशन की वजह से यहाँ का सीरियल प्रोडक्शन जो है ये भी पिछले साल से कम हो गया है। आप मैप में देख सकते हो कि किस ढंग से, है ना, ये कंडीशन है। आप नीचे में यदि देख सकते हो ग्रासलैंड के तरफ, इधर यदि देख सकते हो सवाना के तरफ थोड़ा कम है, लेकिन ऊपर जैसे जाते हो डेजर्ट एरिया के तरफ तो बढ़ते दिखता है ना। यहाँ पे फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 फैमाइन है। आप देख सकते हो कि क्रिटिकल कंडीशंस बहुत सारे एरियाज के, ये देखो ये क्रिटिकल कंडीशंस है। लास्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉवरेन डेब्ट। 1. Loans taken from other countries. 2. Loans taken from multilateral organizations. 3. Loans taken from foreigners. And 4. Loans taken from citizens. So what is the answer? Answer is D. All 4 are components of sovereign debt. देख लेते दोस्तों न्यूज में क्यों है। Global bond sales to surpass $10 trillion in 2022 says Standard and Poor. Despite an economic recovery, borrowings चले रहे भाई, elevated because of the high debt rollover requirement and war in Ukraine. ज्यादा से ज्यादा लोन लग रहा है भाई हर एक कंट्री को, और यूक्रेन की स्थिति में थोड़ा सा माहौल बदला दिया है, सप्लाई चेन सी कट हो रही है, तो बड़ा रिसेशनरी और इन्फ्लेशनरी ये दोनों का मिक्सिंग होते जा रहा है, तो कंडीशन थोड़ी सी बुरी हो रही है। इसी वजह से कंसिस्टेंट बॉन्ड सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड एक्चुअली इट्स 30% लोअर देन 2020, है ना। 2020 से ये 30% कम है, लेकिन 1/3 हाइयर देन द एवरेज ऑफ 2016 एंड 2019। सॉवरेन डेब्ट के बारे में एक जनरल देख लेते हैं। एक्चुअली इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ पब्लिक डेब्ट, गवर्नमेंट डेब्ट और नेशनल डेब्ट। तो दोस्तों ये चारों जो नाम है सरीके है, ध्यान में रखो, चाहे आप सॉवरेन डेब्ट बोलो, पब्लिक डेब्ट बोलो, गवर्नमेंट डेब्ट बोलो या नेशनल डेब्ट बोलो, ये सरकार कर्जा लेती है भाई, अलग अलग जो कंडीशन उसकी जरूरतें है वो जरूरतें पूरा करने के लिए, चाहे वो फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो यानी रोड रास्ता कुछ बनाना हो, या फिर खस्ती हालत हो तो एम्प्लॉयमेंट पुशअप हो जाए, इसके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज हो, इसके लिए कोशिश करता है। ये बॉन्ड, बिल्स और सिक्योरिटीज तीनों यूज कर लेता है, तीनों मोड यूज कर लेता है। ये दोनों इसमें रहता है, इट्स डिनोमिनेटेड इन डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन करेंसी। सो दोस्तों पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ लो और अच्छी पढ़ाई कर लो। ऑल द बेस्ट। It's clear to see from up here the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.